क्या हो अगर ये कहा जाए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा झूठ हमारी किताबों के पहले पन्ने पर ही छपा होता है। अच्छा। हाँ, मतलब हम सालों तक उस विषय सूची या सिलेबस को पूरा करने की अंधी दौड़ में भागते रहते हैं, ये सोचे बिना कि स्कूल जाने का असली मकसद था क्या। ऐसा लगता है जैसे हमने पूरी शिक्षा को एक कारखाने की असेंबली लाइन बना दी है। ये बहुत ही सटीक तस्वीर है। पुराने नजरिए से देखें तो स्कूल सच में एक फैक्ट्री की तरह काम करता है। बिल्कुल। जहां सिलेबस वो कच्चा माल है जिससे हर छात्र के दिमाग में बस ठूंसना है। हाँ। और परीक्षा वो क्वालिटी चेक है जो ये तय करती है कि प्रोडक्ट मार्केट में जाने लायक है या नहीं। सही कहा। और यही कारण है कि करिकुलम और सिलेबस जैसे शब्दों का इस्तेमाल अक्सर एक ही अर्थ में कर लिया जाता है, जो कि शिक्षा के मूल उद्देश्य को ही खत्म कर देता है। और एग्जैक्टली। और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मिशन इसी उलझन को सुलझाना है। हाँ। हमारे पास आज जो स्रोत हैं, खासकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के दस्तावेज और शिक्षाविद रंजन सर द्वारा तैयार किए गए बेहद बारीक नोट्स, ये हमें इस पूरी व्यवस्था के पीछे के असली मनोविज्ञान को समझने में मदद करेंगे। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या बदल रहा है, बल्कि ये समझेंगे कि क्यों बदल रहा है। बिल्कुल, ये क्यों समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस पर सीधे आते हैं। मेरे दिमाग में ना इन दोनों शब्दों के अंतर को लेकर एक बहुत ही विजुअल तस्वीर बन रही है। क्या हम करिकुलम को एक पूरे देश के विशाल नक्शे की तरह देख सकते हैं? नक्शा। हाँ, एक ऐसा नक्शा जिसमें नदियां, पहाड़, मौसम और शहर सब कुछ शामिल है। और दूसरी तरफ जो सिलेबस है, हाँ, वो उस नक्शे में मौजूद किसी एक नेशनल हाईवे का तय किया गया एक सीधा रास्ता है। अरे वाह, ये तुलना सिर्फ अच्छी नहीं है बल्कि उस बुनियादी फर्क को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से स्पष्ट करती है ना? हाँ, मतलब रंजन सर के नोट्स के आधार पर जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो वो बहुत ही ब्रॉड और कॉम्प्रिहेंसिव होता है। ब्रॉड मतलब काफी व्यापक। हाँ, व्यापक। इसमें सिर्फ किताबें नहीं आती, इसमें शिक्षा की पूरी योजना, उसके अंतिम उद्देश्य, छात्रों के स्कूल के अंदर और बाहर के अनुभव, पेडागॉजी यानी पढ़ाने के तरीके, और यहाँ तक कि स्कूल का माहौल भी शामिल है। ये वो पूरा इकोसिस्टम है जिसमें छात्र सांस लेता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगा। बताइए। क्या एक तय सिलेबस होना जरूरी नहीं है? अगर हम सिर्फ एक व्यापक करिकुलम की बात करेंगे जहां सब कुछ लचीला और इतना बड़ा है, हाँ, तो क्या स्कूलों में अराजकता नहीं फैलेगी? मतलब शिक्षक कैसे तय करेंगे कि आज क्लास में क्या पढ़ाना है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और यहीं पर सिलेबस की भूमिका आती है। सिलेबस का काम अराजकता को रोकना ही है। अच्छा। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि सिलेबस बहुत ही संकीर्ण और विषय विशिष्ट होता है। वह शिक्षकों को एक दिशा देता है कि विज्ञान या गणित में इस साल किन-किन विषयों को कवर करना है। दिशा देना। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम उस हाईवे को ही पूरी दुनिया मान लेते हैं। सही बात है। सिलेबस का काम सिर्फ शैक्षणिक सामग्री को पूरा करना है, जबकि करिकुलम का उद्देश्य संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और व्यवहारिक कौशल का विकास करना है। मतलब सिलेबस हमें ये बताता है कि क्या पढ़ना है और करिकुलम ये तय करता है कि वो पढ़ाई छात्र के दिमाग पर कैसा असर डालेगी। बिल्कुल। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सिलेबस कहता है कि 7वीं कक्षा में लोकतंत्र का पाठ पढ़ाना है। ठीक है। शिक्षक क्लास में आता है, पाठ पढ़ता है, सवालों के जवाब लिखवाता है और सिलेबस पूरा हो जाता है। लेकिन करिकुलम इस बात की चिंता करता है कि क्या उस छात्र ने असल में लोकतांत्रिक मूल्यों को समझा। क्या वो क्लास में अपनी बारी का इंतजार करना सीख रहा है? जमीन पर मतलब असलियत में क्या बदलाव आ रहा है? क्योंकि सिद्धांत में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। अगर हम NEP 2020 के दस्तावेजों की गहराई में जाएं, तो सबसे बड़ा जो पैराडाइम शिफ्ट है वो ये है कि इसने रटने की विद्या पर सीधा प्रहार किया है। सालों से हमारी व्यवस्था सिर्फ रटने को बढ़ावा दे रही थी। पर कोई भी शिक्षा नीति जानबूझकर रटने को बढ़ावा क्यों देगी? मतलब ऐसा तो है नहीं कि पुरानी नीति निर्माताओं ने कहा कि चलो बच्चों से रटवाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समस्या पैदा कहाँ से हुई? ये समस्या पैदा हुई सिलेबस के बहुत ज्यादा भारी होने से। अच्छा, सिलेबस का बोझ। हाँ, नोट्स में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि NEP 2020 ने सिलेबस के भार को कम करने की सिफारिश की है। होता ये था कि जब एक शिक्षक पर साल भर में 20 लंबे अध्याय खत्म करने का भारी दबाव होता है, तो उसके पास ये सोचने का समय ही नहीं बचता कि छात्र को कुछ समझ आ भी रहा है या नहीं। सही कहा।
शिक्षक भाग रहा है, छात्र भाग रहा है। बिल्कुल। ऐसे में अनुभवात्मक शिक्षा या आलोचनात्मक सोच के लिए समय ही कहाँ है। जब समय कम होता है और सिलेबस ज्यादा, तो दिमाग का डिफॉल्ट मोड रटना ही होता है। ये बहुत ही तार्किक बात है। अगर मैं ऐसे देखूं, 10 अलग-अलग चीजों को सतही तौर पर रटने से बेहतर है कि 5 ही चीजें पढ़ी जाएं, लेकिन उन्हें इतनी गहराई से समझा जाए कि जीवन भर न भूलें। यही एनईपी का मुख्य दर्शन है। कंटेंट का बोझ कम करके अब सारा ध्यान कोर कॉन्सेप्ट्स और वैचारिक समझ पर लाया जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, इस नई व्यवस्था में लचीलापन जोड़ा गया है। अब ज्ञान सिर्फ बंद कमरों और किताबों तक सीमित नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि वो जो रोजमर्रा के काम है एक क्लासरूम टीचर के, वो भी बदल जाएंगे? बिल्कुल बदलेंगे। और यहीं पर टीचर माइंडसेट की बात आती है। टीचर माइंडसेट? हाँ, एक शिक्षक को अब ये नहीं सोचना है कि क्या मैंने अध्याय 4 पूरा कर लिया। अच्छा। बल्कि उसे ये सोचना है कि क्या मेरे छात्रों ने आज कोई नई व्यवहारिक समझ विकसित की। ये शिक्षक के लिए भी एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि अब उसे सिर्फ ज्ञान बांटने वाला नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का मार्गदर्शक बनना है। लेकिन जो नए शिक्षक हैं, जिनके पास पहले से ही कॉपी चेक करने और अटेंडेंस का इतना काम है, वो इसे अपने डेली टास्क में कैसे शामिल करें? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए स्रोत सुझाव देते हैं कि शिक्षकों को एक साधारण सा वीकली लेसन प्लानिंग टेम्पलेट बनाना चाहिए। अच्छा, वीकली टेम्पलेट, वो कैसे दिखेगा? बहुत ही सरल। इस टेम्पलेट में सिर्फ ये नहीं लिखा होगा कि मंगलवार को पेज 20 से 25 पढ़ाना है, बल्कि उसमें 3 कॉलम होंगे। पहला, सिलेबस का टॉपिक। दूसरा, करिकुलम का लक्ष्य, जैसे कि टीम वर्क या संचार कौशल। अरे वाह! और तीसरा कॉलम होगा कि इसे सिखाने के लिए कौन सी छोटी सी एक्टिविटी की जाएगी। इससे बड़े लक्ष्य रोजमर्रा की पढ़ाई का हिस्सा बन जाते हैं। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। चलिए इस जुड़ाव को थोड़ा और खोलते हैं। हमारे स्रोत में कुछ बहुत ही दिलचस्प स्कूली उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, जैसे आर्ट इंटीग्रेशन, कोडिंग और व्यावसायिक कौशल। पहले के जमाने में अगर कोई छात्र पढ़ाई के बीच में चित्र बना रहा होता था तो उसे डांट पड़ती थी। बिल्कुल डांट पड़ती थी, है ना? आर्ट या खेल को हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर माना जाता था, जैसे पढ़ाई से बचा हुआ समय काटने का जरिया हो। और ये हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। एनईपी ने इस दीवार को गिरा दिया है। जब हम आर्ट इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि विज्ञान की क्लास में बच्चों से सिर्फ सुंदर चित्र बनवाए जा रहे हैं। तो फिर इसका असली मकसद क्या है? इसका वैज्ञानिक और संज्ञानात्मक कारण है। जब एक छात्र प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को सिर्फ पढ़ता है, तो वो दिमाग के एक छोटे हिस्से का इस्तेमाल करता है। अच्छा। लेकिन जब वो उसी प्रक्रिया को किसी कला के माध्यम से, किसी प्रोजेक्ट या मॉडल के जरिए दर्शाता है, तो उसके दिमाग के कई अलग अलग हिस्से एक साथ सक्रिय होते हैं। वो जानकारी को सिर्फ याद नहीं कर रहा, वो उसका निर्माण कर रहा है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब वो ज्ञान उसके अनुभव का हिस्सा बन जाता है। एग्जैक्टली। इसी तरह कोडिंग और व्यावसायिक कौशल भी अब मुख्य करिकुलम का हिस्सा है। इसका मतलब है कि एक छात्र स्कूल से सिर्फ एक मार्कशीट लेकर नहीं निकलेगा। बिल्कुल नहीं। बल्कि उसके हाथों में कोई ऐसा हुनर होगा जो असल दुनिया में काम आए। यही तो सर्वांगीण विकास है जिसके बारे में एनईपी बात करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होती है। कैसी चुनौती? अगर हम ये बदल रहे हैं कि क्या पढ़ाना है, तो हमें ये भी तो बदलना होगा कि कैसे जांचना है। हाँ, असेसमेंट। आप किसी की आलोचनात्मक सोच या उसकी ईमानदारी का मूल्यांकन 100 नंबर का एक लिखित टेस्ट से कैसे कर सकते हैं? ये मूल्यांकन की पूरी व्यवस्था का सबसे बड़ा पेच है और स्रोत इस पर बहुत स्पष्ट रूपरेखा देते हैं। पारंपरिक रूप से सिलेबस का मूल्यांकन विषयवार होता है। आपने एक टॉपिक पढ़ा, परीक्षा दी, नंबर आए और आप पास हो गए। जो सिर्फ आपकी याददाश्त को मापता है। बिल्कुल। लेकिन करिकुलम का आकलन ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर ये योग्यता आधारित आकलन असल में काम कैसे करता है? मान लीजिए मुझे विज्ञान का टेस्ट लेना है। रटने वाले सवाल और योग्यता आधारित सवाल में क्या फर्क होगा? इसे ऐसे समझिए, रटने वाली पुरानी व्यवस्था में सवाल होगा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है? और छात्र रटा हुआ जवाब लिख देगा, धूप, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ। और योग्यता आधारित व्यवस्था में ये सवाल कैसा दिखेगा? योग्यता आधारित आकलन में सवाल कुछ ऐसा हो सकता है, मान लीजिए आप अंतरिक्ष में कॉलोनी बसा रहे हैं जहां प्राकृतिक धूप नहीं है। अच्छा। आप वहां पौधे कैसे उगाएंगे और किन कृत्रिम व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ेगी? वाह, ये सवाल तो पूरी सोच ही बदल देता है। यही इसका मकसद है।
इसके लिए छात्र को रटा हुआ जवाब काम नहीं आएगा, उसे प्रकाश संश्लेषण के कोर कॉन्सेप्ट को समझना होगा और उसे एक बिल्कुल नई अज्ञात परिस्थिति में लागू करना होगा। इसीलिए करिकुलम के तहत मूल्यांकन निरंतर और बहुआयामी होता है। यानी सिर्फ एक फाइनल एग्जाम नहीं? बिल्कुल नहीं। शिक्षक सिर्फ साल के अंत में एक परीक्षा नहीं लेता, बल्कि वो पूरे साल प्रोजेक्ट्स, डिबेट्स और क्लासरूम में छात्र के व्यवहार के आधार पर ये देखता है कि छात्र का समग्र विकास हो रहा है या नहीं। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि हम एक बहुत ही आदर्श दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, सफर लंबा है पर दिशा सही है। लेकिन अब मैं इस चर्चा को उस वास्तविकता की तरफ मोड़ना चाहूंगा जिससे हजारों लाखों लोग हर दिन जूझ रहे हैं। मेरा मतलब उन उम्मीदवारों से है जो शिक्षक बनने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ओह हाँ, ये बहुत जरूरी है। हमारे पास रंजन सर के नोट्स का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाला हिस्सा है। ये हिस्सा उन लोगों के लिए संजीवनी की तरह है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति या दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जैसी DSSSB, हाँ, इन महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन परीक्षाओं में करिकुलम और सिलेबस के वैचारिक अंतर पर बहुत ही घुमावदार सवाल पूछे जाते हैं। और मजेदार बात यह है कि जो भावी शिक्षक इस नई बिना रटने वाली शिक्षा व्यवस्था को लागू करने वाले हैं, उन्हें खुद इस भारी भरकम परीक्षा व्यवस्था से गुजरना होता है। स्रोत में रंजन सर ने एक बहुत ही शानदार वन लाइनर डिफरेंस दिया है। हाँ, वो वाक्य बहुत सटीक है। मैं इसे ध्यान से पढ़ना चाहूंगा। करिकुलम शिक्षा का संपूर्ण ढांचा है, जबकि सिलेबस केवल निर्धारित विषय सामग्री है। ये एक वाक्य अपने आप में पूरा सार समेटे हुए है। परीक्षा के नजरिए से ये वाक्य एक मास्टर की है। वो कैसे? जब भी प्रश्न पत्र में संपूर्ण शैक्षिक अनुभव, समग्र ढांचा या बहुआयामी विकास जैसे शब्द दिखाई दे, तो उम्मीदवार को समझ जाना चाहिए कि बात करिकुलम की हो रही है। अच्छा, कीवर्ड्स पकड़ने। बिल्कुल। इसके विपरीत, जहां प्रश्न में विषय सामग्री की सीमा, विशिष्ट अध्याय या तय सूची का जिक्र हो, वहां निश्चित रूप से उत्तर सिलेबस होगा। इसे हमेशा के लिए याद रखने के लिए स्रोत में एक बहुत ही सरल और प्रभावी समीकरण भी दिया गया है। हाँ, वो समीकरण कुछ इस तरह है। करिकुलम बराबर शिक्षा का कुल अनुभव और सिलेबस बराबर पढ़ाए जाने वाले विषय। ये समीकरण ये भी साबित करता है कि सिलेबस हमेशा करिकुलम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा या उपसमुच्चय होता है, एक सबसेट। हाँ, सबसेट। सिलेबस कभी भी करिकुलम से बड़ा नहीं हो सकता और ना ही वो शिक्षा के अंतिम लक्ष्य को अकेले पूरा कर सकता है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक धागे में पिरोएं तो ये स्पष्ट है कि हम शिक्षा को जिस संकीर्ण चश्मे से देखते आए हैं, NEP 2020 उस चश्मे को तोड़ रहा है। बिल्कुल तोड़ रहा है। सिलेबस वो इंजन जरूर है जो गाड़ी को चलाता है, लेकिन करिकुलम वो सड़क, वो मौसम और वो मंजिल है जहां इस सफर को पहुंचना है। शिक्षा अब कक्षाओं की 4 दीवारों से बाहर निकल रही है। और ये बदलाव रातों रात नहीं होगा। इसके लिए शिक्षकों, अभिभावकों और खुद छात्रों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। हमें ये स्वीकार करना होगा कि क्या पढ़ा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि क्या सीखा और क्या अनुभव किया। ये सच में एक नई शुरुआत है। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल। लेकिन श्रोताओं, जाने से पहले हम आपको सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु छोड़कर जा रहे हैं। हमने बात की कि कैसे सिलेबस की अंधी दौड़ खत्म हो रही है और करिकुलम के समग्र अनुभव को महत्व दिया जा रहा है। अब जरा भविष्य की कल्पना कीजिए। यदि NEP 2020 सच में अपने इस मिशन में 100% सफल हो जाता है, हाँ, तो क्या भविष्य के रिपोर्ट कार्ड्स में अंक या ग्रेड्स का कोई अस्तित्व रह जाएगा? ये सोचने वाली बात है। क्या आने वाले समय में एक छात्र की पहचान उसकी मार्कशीट से नहीं बल्कि दुनिया की किसी बड़ी समस्या जैसे जलवायु परिवर्तन या भुखमरी को सुलझाने की उसकी क्षमता से होगी? अगर शिक्षा का असली मकसद जीवन कौशल है तो शायद हमारी सफलता की परिभाषाएं हमेशा के लिए बदलने वाली हैं। बिल्कुल। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। मिलेंगे अगली विस्तृत चर्चा में।